Hello, dear students. Welcome to Nidhi Science Academy. We were studying Chapter 8 Human Health and Diseases. Health from a long time was considered as a state of body कि हमारी state of body और mind कैसे है, मतलब health का मतलब overall health होता है, physical health as well as mental health. ओके. डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले विलियम हार्वे ने बताया था, एक्सपेरिमेंटल मेथड किया था और डिमॉन्स्ट्रेशन किया था ब्लैक बाइल का. ओके. तो बाद में बायोलॉजी में और रिसर्चेस हुई, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, माइंड और मेंटल स्टेट पे कैसे हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है. तो हेल्थ अफेक्टेड होती है एक तो जीन्स के थ्रू, हेरिडिटी के थ्रू. ओके. कुछ डेफिशिएंसी होती है जिसके साथ चाइल्ड बॉन्ड करता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है. और कुछ होती हैं जो बाद में हो जाती हैं, इन्फेक्शंस हैं लाइफ स्टाइल्स के कारण, या किस तरह का आप पानी पी रहे हो, किस तरह से आप रेस्ट कर रहे हो, कैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप खुद की बॉडी को कैसे डील करते हो, तो उस पर भी डिपेंड करता है. सब चीज़ हेरिडिटी से नहीं आती है. तो हेल्थ ज़्यादातर सबसे बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो जाता है. हेल्थ का मतलब ये नहीं है एब्सेंस ऑफ डिजीज़ या फिज़िकल फिटनेस. इसको कहेंगे हम स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग. मतलब हम शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और सामाजिक तौर पे स्वस्थ होने चाहिए. तो उसको हम ह्यूमन हेल्दी कहेंगे. जब पीपल हेल्दी होते हैं तो वो खुश रहते हैं, आसपास की सोसाइटी से भी इंटरेक्शन करते हैं, अपनी जॉब पर भी जाते हैं. ओके. और इस कारण आपकी लॉन्जिविटी, उम्र भी बढ़ती है. ओके. हेल्थ के कारण, हेल्थ की इतने मतलब दवाइयाँ आ गई हैं, इस तरह के न्यूट्रिशन से रिलेटेड चीज़ें आ गई हैं. इसके कारण नए नए इलाज भी आ गए हैं. तो इन्फेंट और जो मैटरनल माँ और बच्चों की जो क्या बोलोगे मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर है, उसमें कमी आई है. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है अच्छी हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट होना, पर्सनल हाइजीन होना और रेगुलर एक्सरसाइज करना. योगा जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है बहुत टाइम से, जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है. और थोड़ा बहुत जैसे आजकल बहुत अवेयरनेस है लोगों में, डाइटिशियन से डाइट का पूछते हैं, डॉक्टर से भी प्रॉपर मेडिसिन्स लेते हैं और हाइजीन का ध्यान रखते हैं, फूड और रिसोर्सेज का ध्यान रखते हैं. तो ये सब हेल्प करता है गुड हेल्थ अचीव करने में. तो जब कोई भी एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है तो हम कहेंगे वी आर नॉट हेल्दी, हमें डिजीज़ेज़ है. और डिजीज़ेज़ को दो पार्ट में बांटा गया, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस. तो इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और नॉन इन्फेक्शियस वो होते हैं जो ट्रांसफ़र नहीं होते. ज़्यादातर स्किन डिजीज़ेस जो होते हैं इन्फेक्शन से फैलते हैं, या खांसी जुकाम से रिलेटेड चीज़ें. सबसे बड़ा इन्फेक्शियस डिजीज़ था कोरोना. ओके. तो और इन्फेक्शन में एड्स है जो कि फैटल भी हो सकता है, इंसान मर भी सकता है. कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है. ड्रग और अल्कोहल के कारण भी हमारी हेल्थ बहुत डाउन जाती है. तो कॉमन डिजीज़ेस होम ह्यूमंस में जो होते हैं, अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोन, हेलमिन्ट्स जो हैं, उनके कारण डिजीज़ेस हो जाते हैं. इन डिजीज़ेस को ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस बोलते हैं, जिनके कारण बैक्टीरिया के कारण हो गया, किसी वायरस के कारण इन्फेक्शन हो गया, कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया स्किन में. ओके. क्या पैरासाइट्स के कारण आपको स्टमक में होस्ट के कारण इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ये तो पैथोजेंस के कारण होते हैं. ओके. तो पैथोजेंस एंटर करते हैं बॉडी में कई मीन्स में और इंटरफेयर करते हैं हमारे वाइटल एक्टिविटीज़ को, और हमारे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है और फंक्शनल जो डैमेज है कर देते हैं. ओके. हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को भी वो ख़राब करते हैं और फंक्शंस को भी डैमेज कर देते हैं. तो पैथोजन क्या करते हैं कि अंदर ही पूरा इन्वायरमेंट उन्हें मिल जाता है. मैं ह्यूमन बीइंग के शरीर में ही उन्हें ऐसा माहौल मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गट में एंटर करते हैं और स्टमक पे लो पीएच पे वो रेजिस्ट कर जाते हैं, और कई डाइजेस्टिव एंजाइम्स को भी वो झेल लेते हैं. तो कुछ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स हैं डिफरेंट ग्रुप पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें डिजीज़ेस इस चैप्टर में. प्रिवेंटिव और कंट्रोल मेजर्स भी होते हैं इन डिजीज़ के लिए,
जैसे सैल्मोनेल टाइफी है, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, जिसके कारण टाइफाइड होता है, टाइफाइड फीवर हो जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पैथोजन एंटर कर जाते हैं पानी और खाने के थ्रू। साफ़ खाना खाना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए। तो कई बार हम बाहर खाना खाते हैं तो पैथोजन एंटर कर जाते हैं। ओके, और दूसरे ऑर्गन में भी चले जाता है ब्लड के थ्रू। उसके कारण हाई फीवर हो जाता है, 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड, वीकनेस हो जाती है, पेट दुखना, कब्जी होना, सिर दुखना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, ये सब कॉमन सिम्टम्स हैं टाइफाइड के। ओके, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो जाता है, मतलब इंटेस्टाइन जो उसमें छेद तक हो जाता है और इस डिजीज़ से डेथ तक हो सकती है। तो टाइफाइड फीवर जो है ये कंफर्म होता है विडाल टेस्ट से। तो क्लासिक केस मेडिसिन का है, मैरी मेलन ने निकनेम हुआ था टाइफाइड मैरी। ओके, वो कुक थी प्रोफेशन में और वो एक करियर थी टाइफाइड का, और वो कंटिन्यूसली वो कुक थी, तो उसके थ्रू वो स्प्रेड होता गया फूड के थ्रू। ओके, ऐसे ही बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और हीमोफेलिया इन्फ्लुएंजी, ये रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए ह्यूमंस में, जो कि इन्फेक्ट करते हैं एल्वेलाई। लंग्स में हमारे एयर फिल्ड सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है, उनको इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, जहाँ पर एयर रहनी चाहिए उसकी जगह एक फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसके कारण रेस्पिरेशन में, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। इसमें बुखार, ठंड लगना, कफ होना और बहुत तेज़ सिर दुखना होता है। और कई बार लिप्स और फिंगर जो हैं ग्रे से ब्लूइश भी हो जाते हैं। तो हेल्दी पर्सन जो है वो पर्सन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय ड्रॉपलेट से या एरोसोल्स के थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन को हो जाता है। ओके, या आपने ग्लासेस यूज़ कर लिए या बर्तन यूज़ कर लिए इन्फेक्टेड पर्सन के। ओके, और बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे डिसेंट्री है, प्लेग, डिप्थीरिया। तो कई वायरसेस ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में कई बीमारियां लाते हैं, जैसे राइनो वायरसेस है। ऐसा ग्रुप का वायरस है जो मोस्ट इन्फेक्शियस है ह्यूमन एलिमेंट्स में। कॉमन कोल्ड, जुकाम होता है, जिसके कारण जो नोज़ और रेस्पिरेटरी पैसेज को इफ़ेक्ट करता है, बट नॉट द लंग्स, लंग्स को इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो कॉमन कोल्ड जो क्या है, इसमें नेज़ल कंजेशन हो जाता है और डिस्चार्ज हो जाता है, सोर थ्रोट रहता है, आवाज़ भारी हो जाती है, गला दुखता है, सिर दर्द होता है और थकान हो जाती है, जो कि 3 से लेकर 7 दिन में ठीक हो जाता है। पर अगर ड्रॉपलेट्स जो है डायरेक्टली कोई और इन्हेल कर लेता है, उस पर्सन के थ्रू कंटेमिनेट हो गया, या उसके पेन या बुक के थ्रू, डोर नॉब्स या कंप्यूटर कीबोर्ड के थ्रू, तो हेल्दी पर्सन को वो हो सकता है। तो कई ह्यूमन डिजीजेज हैं जो प्रोटोजोआ के कारण भी कॉज होते हैं, जिसको आपने सुना होगा मलेरिया। ओके, ये किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जो कि बहुत छोटा प्रोटोजोआ है जो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज़ के लिए। इसके जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं वो है प्लाज्मोडियम, पी विवैक्स, पी मलेरिया एंड पी फेल्सीपेरम। ये रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया के लिए। मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाई प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इज़ द मोस्ट सीरियस वन होता है सबसे ज़्यादा। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से जो मलेरिया होता है बहुत सबसे ज़्यादा सीरियस होता है, और ये फैटल होता है, इंसान इसमें मर भी सकता है। तो हम एक देखेंगे कि लाइफ साइकिल क्या है प्लाज्मोडियम की। तो प्लाज्मोडियम एंटर करता है सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में, किस तरह से, एज अ स्पोरोजॉइड्स। ओके, जो कि फीमेल एनाफिलीज, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के थ्रू फैलता है मलेरिया, और इट एक्ट्स एज अ पैरासाइट की तरह, एज अ होस्ट वो एंटर करता है और मल्टीप्लाई होता जाता है लिवर सेल में। उसके बाद वो आरबीसीज को अफेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल को रप्चर कर देता है। ओके, तो आरबीसीज फटने से क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जिसको बोलते हैं हेमोजोइन, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो चिल्स होते हैं मलेरिया में, जो बहुत तेज़ ठंड लगती है और बहुत तेज़ बुखार होता है हर 3-4 दिन में, हेमोजोइन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। तो जब भी कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करती है इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ये पैरासाइट एंटर कर जाता है मॉस्किटो की बॉडी में, और उसके बाद वो डेवलप होते हैं। फिर वो पैरासाइट मल्टीप्लाई होता है,
उसी फॉर्म में और फॉर्म करता है स्पोरोजोइट्स, जो कि स्टोर होते हैं सैलिवरी ग्लैंड्स में। अब ये वाला जो मॉस्क्यूटो है जब किसी ह्यूमन को बाइट करता है तो यही स्पोरोजाइट दूसरे ह्यूमन बींग में एंटर कर जाते हैं, और जो अभी मैंने अभी बताया जो जो इवेंट्स वो दोबारा से होने शुरू हो जाते हैं। इस तरह ये मल्टीप्लाई होता चला जाता है। तो मलेरियल पैरासाइट में दो होस्ट चाहिए, एक तो ह्यूमन और एक मॉस्क्यूटो, उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो वेक्टर है, ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है वो साथ में। ओके, ये देखिए इसमें पूरा लाइफ साइकिल आप देख रहे होंगे। ओके, ये देखो मॉस्क्यूटो ने बाइट किया ह्यूमन बीइंग को, तो स्पोरोजाइट्स जिसकी हम बात कर रहे थे वो इंजेक्ट हो गए। तो पैरासाइट में स्पोरोजाइट्स जो हैं वो लीवर में ब्लड के थ्रू एंटर कर गए। फिर ये जो पैरासाइट्स हैं ये एक्चुअली लीवर में रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, देखिए, और ये यहाँ रप्चर हो गए। उसके बाद पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एस एक्चुअली इन आरबीसी, फिर आरबीसीज क्या बर्स्ट हो जाते हैं और फीवर, बुखार आने लग जाता है, और दूसरे सिम्टम्स जो मैंने बताए थे वो होने लग जाते हैं। और ये जो रिलीज पैरासाइट्स हैं ये न्यू रेड ब्लड सेल को इन्फेक्ट करते हैं। ओके, तो ये हो गया सेक्सुअल स्टेज जो गेमेटोसाइट्स की है रेड ब्लड सेल में, मेल और फीमेल का इसमें बताया है। अब ये जो गेमेटोसाइट्स हैं ये यहाँ पर ये देखिए, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गेमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। ठीक है, ये जो है ब्लड को, इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को मॉस्किटो ने काटा और फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट टेक्स प्लेस हुआ मॉस्किटो गट में और उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स में। तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेट्स बताइए स्पोरोजाइट की, वो गट से एस्केप कर जाते हैं और कहाँ पर चले जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड में मॉस्किटो के। और फिर वो जब बाइट करता है तो अगेन व्हेन मॉस्किटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजाइट्स दोबारा जो होते हैं दूसरे ह्यूमन बींग्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो दो चीज़ें चाहिए इसके लाइफ साइकिल के लिए, ह्यूमन और एक मॉस्किटो। स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो एंटीएमीबा हिस्टोलाइटिका, अ प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, जिसको क्या बोलते हैं एमओबीएसएस, उसके कारण एमेबिक डिसेंट्री हो जाती है। इसके सिम्टम क्या हैं, कब्जी होना, पेट दुखना, क्रैम्प्स आना, स्टूल के अंदर, एक्सक्रीटा के अंदर बहुत ज़्यादा म्यूकस और ब्लड क्लॉट्स। तो इसका करियर कौन सा है, हाउस फ्लाइज, मक्खियाँ इसका कैरियर होती हैं। जैसे अभी हमने मलेरिया का पढ़ा तो मच्छर उसका करियर है, इसमें ट्रांसमिट थ्रू हाउस फ्लाइज। या पैरासाइट जो है, जो एक्सक्रीटा है, फीसेस है इन्फेक्टेड पर्सन का, उस पर बैठी मक्खी और उसके बाद वो फूड पे बैठ गई और वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया उसने, कंटेमिनेट कर दिया फूड प्रोडक्ट्स को, ड्रिंकिंग वाटर को। तो फीकल मैटर सबसे मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। एस्केरिस क्या है, ये कॉमन राउंड वॉर्म एंड व्यूचेरिया फाइलेरियल वॉर्म, ये हेलमिन्स हैं जो कि पैथोजेनिक है मैन के लिए। एस्केरिस इंटेस्टाइन में पाया जाने वाला एक पैरासाइट है। ओके, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर ही रहता है और वहीं से फूड लेता है और वहीं इन्फेक्शन फैलाता है। सिम्टम क्या है इसके, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, मसल्स में पेन होता है, बुखार, एनीमिक हो जाते हैं और इंटेस्टाइनल पैसेज ब्लॉक हो जाता है। तो एग्स जो हैं पैरासाइट्स के, ये जब एक्सक्रीशन होता है तो उसके थ्रू एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विद द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सनस का फीसेस अगर मिट्टी में, पानी में या पौधों में है तो वो हेल्दी पर्सन के अंदर चला गया अगर सॉइल, वाटर या प्लांट्स के थ्रू, तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल और फ्रूट्स के द्वारा। ओके, ऐसे ही है वुचेरिया, ये फाइलेरियल वॉर्म्स हैं जो कि स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स होता है इसके कारण। ओके, इसके कारण ये कई साल तक जीते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स पे इफ़ेक्ट करते हैं पैरों की, लोअर लिम्स की। और इसमें हेलीफेंटसिस इसका इसलिए नाम है कि इसमें
हाथी जैसा पैर हो जाता है, इसको बोलते हैं फाइलरेसिस। और जेनेटल ऑर्गन्स जो होता है, सेक्सुअल ऑर्गन भी इसके कारण अफेक्ट होते हैं, इसके कारण कई डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं। तो पैथोजेंस जो हैं ट्रांसमिट होते हैं हेल्दी पर्सन को बाइटिंग द फीमेल मॉस्क्यूटो वेक्टर के थ्रू। ओके, तो कई फंगाई हैं जो बिलोंगिंग टू द जनरल माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ये रिस्पॉन्सिबल है रिंग वॉर्म के लिए। ये तो हमने बताया एलिफेंटेसिस के लिए। ओके, फाइलेरियल वॉर्म्स होते हैं। और जो रिंग वॉर्म्स होते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन डिजीज़ है, ड्राई स्केली लेजन्स हो जाते हैं बॉडी पे, स्किन पे, नाखूनों पे ड्राइनेस आ जाती है और साथ में इंटेंस ईचिंग होती है। तो ये किस कारण होती है? गर्मी और मॉइस्चर के कारण। ओके, जिसके कारण ये स्किन के फोल्ड्स में थ्राइव रहते हैं, मतलब स्टे करते हैं, डेवलप होता है। ओके, ग्रॉइन में, स्किन फोल्ड्स में, टोज़ के बीच में, यहाँ डेवलप हो जाता है हीट और मॉइस्चर के कारण। रिंग वॉर्म्स जनरली सॉयल के थ्रू मिट्टी वाला टॉवल यूज़ करते हैं हम। ओके, टॉवल, क्लोथ, इन्फेक्टेड जो पर्सन को ऑलरेडी रिंग वॉर्म है उसके टॉवल यूज़ कर लिया, उसका क्लोथ यूज़ कर लिया, कॉम यूज़ कर ली, उसके थ्रू हो जाते हैं। ओके, तो ये देखिए डायग्राम भी दिया हुआ है कैसे ड्राइनेस आ जाती है। तो मेंटेनेंस पर्सनल और पब्लिक हाइजीन में आपको बहुत ज़्यादा हाइजीन रहना है ना, हाइजीनिक रखना है, साफ़ सुथरा रहिए, ड्राई रहिए, पर्सनल हाइजीन होना चाहिए, बॉडी क्लीन रहनी चाहिए, साफ़ पानी पीजिए, साफ़ खाना खाइए, फ्रूट्स वेजिटेबल सब क्लीन करके खाइए। पब्लिक हाइजीन में आप प्रॉपर डिस्पोजेबल वेस्ट को इधर उधर मत फेंकिए, जिससे हर जगह मक्खी मच्छर नहीं जमा हो जाए। वाटर रिजर्व्स में पानी नहीं भरा रहना चाहिए, या छोटे छोटे तालाब या नालियों में गंदगी, जिससे कि मच्छर डेवलप नहीं हो। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए हाइजीन की और कैटरिंग की। तो ये मेजर जो है एसेंशियल हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। दीज मेजर्स आर पर्टिकुलर एसेंशियल वेयर द इन्फेक्शियस एजेंट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू फूड एंड वाटर। तो फूड एंड वाटर के थ्रू सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो होता है वो टाइफाइड होता है, टाइफाइड, एम्बियोसिस और एस्केरेसिस। और एयर के थ्रू, छींक खांसी के थ्रू हो जाता है निमोनिया और कॉमन कोल्ड। ओके, तो ये दीज थिंग्स वी हैव टू टेक केयर। ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं, हाइजीनिकली सब चीज़ नहीं यूज़ करते हैं, तो आप देखिए कितनी सारी बीमारियां लग जाती हैं। कांटेक्ट होता है इन्फेक्टेड पर्सन से, और बिलोंगिंग्स को हमेशा अवॉइड करना चाहिए हमें। मलेरिया और फाइलेरिया में ट्रांसमिटेड होता है इंसेक्ट वेक्टर के थ्रू। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि ब्रीडिंग प्लेसेस नहीं होते हैं, जैसे कूलर में पानी नहीं भरा रहना चाहिए, घर के आसपास पानी नहीं जमा रहना चाहिए। और पानी पीने का जो बर्तन है आपके पास, उसको भी चेंज करते रहना चाहिए। इसलिए कहीं भी रेजिडेंशियल एरिया पे स्टेगनेशन, मतलब पानी पड़े पड़े वहाँ सड़ रहा है, रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए कूलर की, मॉस्क्यूटो नेट यूज़ करिए। ओके, पॉन्ड्स में कुछ फिशेस होती हैं जैसे गैम्ब्यूसिया, ये सब डालना चाहिए जो कि मॉस्क्यूटो लार्वा खाती हैं। और इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए गड्ढों में, नालियों में। साथ में डोर्स और विंडोज़ जो हैं उसमें हमेशा वायर मैश होना चाहिए, जाली लगी होनी, जिससे मॉस्क्यूटो अंदर नहीं आए। आजकल तो वो भी आने लग गया है, क्या मच्छर मारने का रैकेट भी आता है। ओके, एयर प्यूरीफायर भी आता है, ह्यूमिडिफायर भी आता है। ओके, तो ऐसे जो प्रिकॉशंस लेने से रीसेंट वाइड सेल इंसिडेंट्स जो है वेक्टर बॉर्न, मतलब एडिस मॉस्क्यूटो से होता है। डिजीज़ लाइक कौन सा होता है एडिस में? डेंगू और चिकनगुनिया। ओके, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एडवांसमेंट जो मेड हुआ है बायोलॉजिकल साइंस में, इफेक्टली डील विद इन्फेक्शियस डिजीज से हम डील कर पा रहे हैं। नई नई वैक्सीन्स आ गई हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, जिसके कारण हमने कम्प्लीटली स्मॉल पॉक्स को ख़त्म कर दिया, इरेडिकेट कर दिया। और भी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया, टेटनस, ये भी कंट्रोल किया गया है वैक्सीन से। ओके, इसके बारे में और आप बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर 12 है इसमें इसके बारे में पढ़ोगे
कि और नई और सेफ वैक्सीन आ गई हैं। ओके, तो डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं और दूसरी ड्रग्स हैं जिन्होंने इनेबल किया इन इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने में। ओके, अब है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है कि एवरीडे हम एक्सपोज होते हैं लार्ज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स से, और खाली कुछ ही हैं जो कि डिजीज़ होता है जिसके कारण, जैसे बॉडी एबल किसी किसी चीज़ में बॉडी उसके डिफेंड करने में सक्सेसफुल होती है। ओके, जैसे कुछ आपको थोड़ा बहुत फीवर हुआ, एक बार मेडिसिन ली, आप ठीक हो गए, तो हमारी इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो हम बहुत ज़्यादा लंबी देर तक बीमार नहीं पड़ते हैं और कोप अप कर लेते हैं फॉरेन एजेंट्स मतलब कोई भी इन्फेक्शंस है उसके थ्रू। तो ओवरऑल एबिलिटी जो है होस्ट की टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, हमारी जो ह्यूमन की एबिलिटी है कि जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से कितना फाइट कर सकता है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, इन्नेट इम्यूनिटी इस नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है जो कि बर्थ से ही हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, कैपेसिटी होती है बीमारियों से लड़ने की, जिसमें फिज़िकल बैरियर्स में स्किन ऑन आवर बॉडी मेन बैरियर है जो कि हमारी एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है। म्यूकस की कोटिंग है, ठीक है, हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल हैं, म्यूकस है जो कि कई जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म उनको अंदर जाने के लिए रोकता है। कान में भी हम लोगों के हल्के हल्के एयर्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन को जाने से रोकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्स भी हेल्प करती हैं ट्रैप करने में माइक्रोब्स को। और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में एसिड है स्टमक के अंदर, माउथ के अंदर सलाइवा है, बैरियर क्या करता है। और आँखों में के आंसू हैं, देखो आँख में कुछ पड़ जाता है तुरंत आंसू आता है, तो आंसू से वो इन्फेक्शन भी निकल जाता है। सेल्युलर बैरियर हैं, जैसे कहीं ल्यूकोसाइड्स हैं ना, वाइट ब्लड सेल्स जो बॉडी के हैं, जैसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड जिनको पीएमएन न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। ओके, ये क्या है, ये सेल्यूलर बैरियर्स हैं जो कि मोनोसाइट्स और नेचुरल किलर हैं, टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं ब्लड में। और साथ में मैक्रोफेजेस भी हैं टिश्यू में जो कि फेगोसाइटोस मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको खा जाते हैं माइक्रोब्स को। फिर है साइटोकिन बैरियर जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट करते हैं प्रोटीन, उसको बोलते हैं इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स जो हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं नॉन इन्फेक्टेड सेल को कि फर्दर वायरल इन्फेक्शन नहीं हो। तो ये सब बैरियर्स जो हैं इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी हैं। तो इनिएट इम्यूनिटी का पार्ट है। ओके, फिर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है पैथोजन स्पेसिफिक होती है। तो अगर फर्स्ट टाइम किसी के पैथोजन में इनकाउंटर करती है तो जो रिस्पांस कहलाता है उसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पांस, जो कि लो इंटेंसिटी का होता है। ओके, और फिर बार बार उसी पैथोजन से इन्फेक्शन होता है तो हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी रिस्पांस बॉडी का उसके प्रति होता है। तो दो टाइप की रिस्पांस होता है इम्यून रिस्पांस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पांस। क्लियर। अब ये आज तो हमने इसका इंट्रोडक्शन भी थोड़ा रिवाइज किया है और अब हम आ गए इम्यूनिटी तक। कल हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को और डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। ओके देन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।